दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन मेवाड़ के जो उदय सिंह के बारे में पढ़े थे, उदय सिंह को कंप्लीट पढ़ लिए थे। फाइनली अपन बात करे थे 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह मृत्यु से पहले एक बड़ी गलती कर देता है, उसके ऊपर बात कर लिए थे कि अपने बेटे यानी बड़े बेटे प्रताप को या योग्य बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाता है और जो एक छोटे या अन्य बेटे जगमाल को राजा बना देता है। ठीक है, एक अन्य बठियानी रानी के कहने पर फिर किस प्रकार से जो पल्लव यानी प्रताप राजा बनते हैं उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन वापस मैं बताने की कोशिश करूं, वे जो उस समय की जो परंपरा थी कि भी जो अगला राजा बनेगा वो आगे जो राजतिलक की तैयारियां करेगा, वो किले में रहेगा और जो अन्य बेटे हैं वो दाह संस्कार में जाएंगे अपने पिता के में, जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे दाह संस्कार की। और जो बड़ा बेटा होगा, जो राजा बनने योग्य या राजा बनने के लायक जो बेटा रहेगा, वो किले में रहकर अपने राजतिलक की तैयारी करेगा। देखिए, तो ये जो उदय सिंह अपने बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिए थे आगे, तो जगमाल तो यहाँ पे किले में रहता है और प्रताप उधर शमशान में आ जाता है या दाह संस्कार में आ जाता है। अब देखिए, मेवाड़ वालों को भी लगता है भाई यार, इस समय जो बाहरी शक्तियों का आक्रमण हो रहा है, जो बाहर की जो शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां हैं, ये मेवाड़ पर आक्रमण कर रही है। जैसे अकबर इस समय आक्रमण कर रहा था, तो और इस समय जो मेवाड़ का जो योग्य बंदा है राजा बनने लायक वो तो है प्रताप, लेकिन प्रताप को राजा घोषित नहीं किया इन्होंने। प्रताप के ननिहाल वाले भी आए हुए थे दाह संस्कार में, तो और जो मेवाड़ में से तो कोई डायरेक्ट बोलता नहीं, लेकिन प्रताप के जो ननिहाल वाले जो मामा पक्ष के लोग थे वो बात उठाते हैं कि आपको क्या लगता है भाई, योग्य बंदा कौन है, राजा बनने लायक कौन है? भाई योग्य तो प्रताप है, लेकिन आप इसको राजा नहीं बना रहे हो। फिर कृष्णदास जी चुंडावत थे, उनको पूछते हैं भाई आपका क्या राय है, आपका क्या मत है? तो कृष्णदास चुंडावती भी कहता है कि भाई नहीं भाई, मैं भी यही चाहता हूँ, प्रताप को राजा बनाया जाना चाहिए। ये तो गलत बात है, लेकिन उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के घोषित करके गए हैं। देखिए, फिर जो शमशान घाट में ही सब लोग मिलके और राजा घोषित करते हैं प्रताप को। तो देखिए, जो प्रताप का जो राजतिलक हुआ था वो शमशान में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन और आगे बात करेंगे। विधिवत राजतिलक अलग हुआ था और वैसे नॉर्मली जो राजतिलक हुआ था शमशान में हुआ था, तो उसकी बात करेंगे अपन। थोड़ी बातें अपन और कर लेते हैं जो माता पिता की है, जो प्रताप के माता पिता के बारे में, और जो भी इसकी जो शुरुआत की परिस्थितियाँ रही थी उनके यानी बचपन की, उनके बारे में भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट होता है इनका जो बचपन का जीवन भी। तो इनके जो पिता का नाम उदय सिंह था ये आपको पता है, और माता का नाम जयवंताबाई थे। देखिए, जयवंताबाई सोनगरा थे। ठीक है, माता जयवंताबाई सोनगरा पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। ठीक है, पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। पिता के बारे में आप सब लोग जानते होंगे वैसे ही शायद। ठीक है, ये टाइम पीरियड 1572 से 1597 तक रहा था। इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंताबाई सोनगरा अखेरा सोनगरा जो पाली गए थे उनकी पुत्री थे। बात आती है जन्म की, तो जन्म भाई 2 दिन पहले ही जन्म दिन गया था इनका, 9 मई 1540। ठीक है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के खटारगढ़ में। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, इनकी जो जन्म तिथि है इसको 2 प्रकार से देखा जाता है, या 2 प्रकार से आप ध्यान रख लेना। एग्जाम की दृष्टि से 9 मई 1540 है,
विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ज्येष्ठ माह है, ठीक है, इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है, लेकिन ज्येष्ठ माह का जो ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसके जो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट तो 9 मई 1540 है, लेकिन आप विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग भी याद रख लेना ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग इनका जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए ये जो विक्रमी संवत है इसकी बात अपन पिछली क्लासेज में अपन वैसे बात कर चुके हैं, आगे और बात करेंगे जब विस्तार से बात करेंगे विक्रमी संवत क्या होता है, ठीक है। तो ये विक्रमी संवत 1597 को हुआ था, वैसे इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत के अनुसार देखें तो 57 साल कैसे जोड़ा जाता है, तो 1504 यानी जो नया वाला कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 1540 को हुआ था, 9 मई 1540। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को हुआ था, ठीक। तो ये ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके बचपन का नाम। देखिए बचपन का नाम इनका कीका पढ़ा जाता है, ठीक है, कीका इनका बचपन का नाम था। लेकिन एक बात मैं बताने की आपको कोशिश करूँ, मेवाड़ वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में सभी बच्चों को, ठीक है, जो बचपन का जीवन होता है जिन बच्चों का या बाल्यावस्था में सभी बच्चों को या सभी लड़कों को, लड़कियों को नहीं, तो बाल्यावस्था में सभी लड़कों को मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में कीका ही बोलते हैं। तो देखिए अब लेकिन आरपीएससी का क्वेश्चन बन गया, महाराणा प्रताप को बचपन का नाम क्या था, कीका, लेकिन मेवाड़ में सभी जो छोटे लड़कों को कीका कहते हैं। जैसे मारवाड़ में लड़के को गीगा कहते हैं और लड़की को गीगली कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो बचपन का नाम महाराणा प्रताप का कीका था। रानी का नाम देखें तो इनकी रानी का नाम था अजबदे पंवार, ठीक है, अजबदे पंवार इनकी रानी का नाम था। ये बचपन का नाम, अब भाई देखिए थोड़ा ये आप लिख लिया करो, बचपन का नाम कीका। इनका जो जन्म स्थान है कुंभलगढ़ का टारगढ़ है, और जो रानी है पत्नी का नाम है अजबदे पंवार। जो माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा, पिता का नाम उदय सिंह। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है राज तिलक की। राज तिलक की बात वापस करें, 28 फरवरी 1572 को इनका राज तिलक हुआ था। ठीक है, राज तिलक हुआ था इनका, फिर ध्यान रखना 28 फरवरी 1572 को इनका राज तिलक हुआ था। शमशान में इनका राज तिलक हुआ था, मैं आपको बता दिया। इसे शमशान से जाते हैं राज तिलक करके, और फिर प्रताप को लगता है भाई ऐसे तो यार मजा नहीं आएगा, मजा नहीं है, आतिशबाजी करेंगे राज तिलक पे, तो ये वापस किले में जाते हैं और जगमाल को राजा के पद से हटाते हैं। जगमाल को कहते हैं सभी लोग भाई तू तो राजा नहीं बनेगा, हमने प्रताप को राजा बनाया है, या हमने प्रताप को राजा घोषित कर दिया है। देखिए जगमाल फिर नाराज हो जाता है इस बात से, और जगमाल नाराज होके अकबर की शरण में चले जाता है, ठीक है। तो अकबर ने जगमाल को एक जहाजपुर की जागीर दे दी थी, ठीक है। अकबर के पास चले जाता है जगमाल, और अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दे दी थी, और बाद में आधा सिरोही दे दिया था, ठीक है। अपन आगे वैसे बात करेंगे, सिरोही पढ़ेंगे तक। तो अकबर ने पहले जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी, फिर बाद में सिरोही का आधा राज्य दे दिया था, ठीक है। फिर ध्यान रखना। अब बात आती है यानी महाराणा प्रताप के विधिवत राज तिलक की। महाराणा प्रताप का वैसे राज तिलक किया गया था शमशान में, ठीक है। जब उदय सिंह का दाह संस्कार किया जा रहा था, उसी टाइम दाह संस्कार के टाइम ही राज तिलक कर दिया गया था। वैसे विधिवत राज तिलक किया गया था कुंभलगढ़ किले में। आप लिख लेना, महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ किले में किया गया था। देखिए जो विधिवत राज तिलक किया गया था, इस विधिवत राज तिलक में एक राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, वो नाम भी याद रखना। ठीक है, मारवाड़ का जो राजा था चंद्रसेन, ये इस विधिवत राज तिलक में शामिल हुआ था।
और भी राजा शामिल हुए थे। आज भी अपने कोई जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी शपथ लेते हैं अपने भाई, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री जैसे शपथ लेते हैं, तो वो फिर पड़ोसी जो देश है, जो मित्र देश है, उन देशों के सभी जो प्रधानमंत्री होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, जो भी बड़े पद पर होते हैं, उनको बुलाते हैं अतिथि के तौर पे, ठीक है भाई। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, तो जो पड़ोसी देश है, मित्र देश है, उन देशों के प्रधानमंत्रियों को भी यहाँ पर यानी इनवाइट करेंगे आने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में। तो वैसे प्रताप भी जो अपनी जो और रियासतें थी, मित्र रियासतें थी, उन रियासतों को इनवाइट करता है, और जो उन रियासतों के जो राजा वगैरह थे वो आते हैं। लेकिन जो मारवाड़ का चंद्रसेन का उल्लेख अच्छे से मिलता है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मारवाड़ के जो चंद्रसेन का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लेना है, मार्क कर लेना है इसको। तो मारवाड़ का चंद्रसेन जो प्रताप के विधिवत राज तिलक में शामिल हुआ था, तो ध्यान रखना। देखिए ये होता है भाई, जो अब भी कोई दूसरा देश का कोई राष्ट्रपति शपथ ले रहा है या कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, तो अपने इंडिया वालों को भी बुलाता है, यानी कोई भी देश है जो, और जब इंडिया में कोई शपथ लेता है तो बाहर के जो देश है, जो मित्र देश है, उनको भी बुलाता है, ठीक है, इनवाइट करता है और आते भी है। अब बात करते हैं आगे। वैसे चंद्रसेन की बात जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अकबर की जो क्या कूटनीति रहती है, यहाँ पे जो क्या विचार रहता है। वह अकबर उदय सिंह को उधर यानी हरा देता है, ठीक है। मेवाड़ में जो आक्रमण करता है, मेवाड़ का जो फिर तीसरा शाखा होता है उदय सिंह के समय, तो ये अकबर फिर आगे प्लानिंग तैयार करता है, भाई अपन प्रताप को संधि करवा लेते हैं, प्रताप पर दबाव डालते हैं। स्टार्टिंग में भाई नॉर्मल बातचीत करता है, भाई 2-4 जो दूत भेजता है अपने, तो उन दूतों के भी अपन नाम ध्यान रखेंगे। अकबर देखिए शुरुआत में ही प्रताप के पास 4 दूत भेजता है, ठीक है, तो उनके अपन नाम जानेंगे कि ये जो दूत के माध्यम से प्रताप से बातचीत की जाए और प्रताप क्यों ना अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। देखिए आप थोड़ा इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना है, वाक्य लिख लेना। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, तो अपन बात कर रहे हैं। तो जो पहला दूत भेजता है अकबर, जलाल खान कोर्ची को भेजता है कि जलाल खान जी आप तरीके से जाना, तरीके से बातचीत करना प्रताप से, और संधि उंधी की बात करना, क्यों ना अपनी वो अधीनता स्वीकार कर ले, वरना वैसे उदय सिंह को पहले अपन हरा रखे हैं, तो क्या मतलब को खून खराबा हो, तो संधि से ही बात बन जाए तो अच्छी बात है। तो जलाल खान कोर्ची को सबसे पहले भेजता है 1572 में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात है, जलाल खान कोर्ची आता है महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप से बात करता है, भाई आप के लिए अकबर ने संदेश भेजा है, ये प्रस्ताव भेजा संधि का, आप संधि कर लीजिए अकबर से, पहले भी आपके पिताजी हारे हुए हैं, क्यों मेवाड़ की और भाई दुर्दशा होगी। लेकिन प्रताप मना कर देता शुरुआत में, बैठिए हम संधि उंधी का कोई विचार नहीं कर रखे हैं, आप वो भाई अकबर ने अगर बधाई संदेश भी भेजा है तो अच्छी बात है, धन्यवाद उनको, लेकिन हम संधि नहीं कर रहे हैं। जलाल खान कोर्ची वापस जाता है। फिर बात आती है जो दूसरा दूत भेजता है, भाई अकबर को लगता है कोई बात नहीं, यानी थोड़ा सा गुस्सा भर रखा हुआ, पहले अपन उदय सिंह को हरा दिए हैं, तो गुस्सा शांत होगा धीरे धीरे, नया नया राजा बना है, जवानी है, ठीक है, जवान है। फिर भेजता है, भाई अब किसको भेजे, तो फिर लगता है अकबर को भाई यार वो हिंदू राजा है प्रताप, तो इधर से कोई हिंदू दूत भेजता है, तो हिंदू दूत भेजता है मानसिंह कछवाहा, ठीक है। ये 1573 में भेजता है मानसिंह कछवाहा। आमेर का जो मानसिंह कछवाहा था 1573 में आता है जून में, ठीक है। मानसिंह कछवाहा को कहता है, मानसिंह जी
आप जाइए, आप हिंदू हो, थोड़ा सा हिंदू गार्ड खेलना और अच्छे से मनाना। प्रताप को एक कैसे न कैसे संधि कर ले या अधीनता स्वीकार कर ले। और आपको भी आमेर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप उदयपुर से होते जाना और आपके घर पे भी मिलकर आना और प्रताप से भी मिलकर आना। मान सिंह आता है, मान सिंह को उदय सागर की पाल पर बैठाया गया, रोका गया, उदय सागर की पाल पर रोका गया। देखिए अब भाई अकबर का जो दूत आया है तो भाई मेवाड़ का राजा कैसे जाएगा? जैसे उधर से कोई भी दूसरे देश का राष्ट्रपति वर्तमान में अपने इंडिया में आता है तो अपने इंडिया का राष्ट्रपति उसका स्वागत करता है, और कोई जो विदेश मंत्री आता है दूसरे देश का तो इंडिया का विदेश मंत्री उसका स्वागत करता है, उससे मीटिंग विदेश मंत्री करता है। कोई दूसरे देश का रक्षा मंत्री आता है तो इंडिया का रक्षा मंत्री उससे भेंट करता है या बातचीत करता है, वार्ता करता है। ठीक, तो इस प्रकार का जो भाई लेवल होता है, इनका जो प्रोटोकॉल होता है, तो इधर अकबर का दूत आया है तो मेवाड़ का राजा तो कम से कम बात करने नहीं आएगा। तो जो प्रताप उसके बेटे अमर सिंह को बातचीत करने के लिए, मान सिंह से बातचीत करने के लिए भेजता उदय सागर की पाल पर। मान सिंह को लगा यार, पहले मान सिंह जाकर उदय सागर की पाल पर बैठ जाता है, जो भी इनका डेस्टिनेशन फिक्स की हुई थी, वेन्यू फिक्स किया हुआ था, वे कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर पार्टी है, कहाँ पर मीटिंग है। तो मान सिंह पहले ही जाकर बैठ जाता है और उन्हें मेवाड़ की साइड से कोई नहीं आता। तो मान सिंह को तब बुरा लगता है यार, मैं पहले आके बैठ गया और मुझे होस्ट करने वाले कोई अभी तक नहीं आया। फिर आता है अमर सिंह यानी प्रताप का बेटा। मान सिंह को लगा यार पहली बात तो लेट आया है, दूसरी बात प्रताप को आना चाहिए था, वो नहीं है और उसको बेटे को भेजा है यानी राजकुमार आया। तो मान सिंह पूछता भाई इतने लेट क्यों आया? तो भाई हरामी बंदा था अमर सिंह, ठीक है, वो बहुत ही मजाकिया और बहुत ही ब्रिलियंट बंदा था। पहले तो हंसता है और कहता है भाई ठीक है भाई, पापा जी के पेट में दर्द हो रखा है या कोई प्रॉब्लम हो रखी है। मान सिंह को बड़ा अजीब लगा, पहले तो हंस रहा है और फिर पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से मिलने, अकबर का दूत हूँ और यहाँ पे मिलने आया हूँ, पेट का दर्द तो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हो जाता। फिर मान सिंह गुस्से में होता है और कहता है भैया पेट का दर्द तो मैं युद्ध करूंगा तब ठीक कर दूंगा, ठीक है, या पेट का दर्द तो जाता दिखेगा, युद्ध ही करूंगा मैं तो मैं। अमर सिंह और मजाकिया था, मजाकिया अंदाज में और रिप्लाई देता है मान सिंह को। देखिए मान सिंह खाना नहीं खाता है, ठीक है, भाई मान सिंह खाने की प्लेट को हटा देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर अमर सिंह इस प्रकार के मजाक करके और टोन कसता है भाई यहाँ से हमारे भाई सोजत पड़ता है पाली में, यहाँ की कोई अच्छी मेहंदी है, ठीक है, आपको सबको पता है सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो आपकी बुआ जी के लिए मेहंदी वगैरह लेते जाना और युद्ध मैदान में आओ जब फूफा जी को भी साथ के लेके आना। यानी मान सिंह का फूफा लगता था अकबर, मान सिंह की बुआ जी से शादी कर रखा था अकबर, ठीक है, तो बुआ जी के लिए सोजत से मेहंदी लेते जाना और युद्ध में अगर आप युद्ध करने के लिए बोल रहे हो यानी पापा जी का पेट का दर्द युद्ध में मिटाने की बात कर रहे हो, मिटाने की बात कर रहे हो, तो युद्ध यानी युद्ध मैदान में आओ तो अपने फूफा जी को भी लेके आना यानी अकबर को भी लेके आना। मान सिंह गर्म हो जाता है, मान सिंह थोड़ा आग बबूला हो जाता है, लेकिन करे भी क्या, खाने की प्लेट को साइड में रख के यहाँ से निकल रहा है। अमर सिंह को लगता है कोई दिक्कत नहीं, जा रहा तो जाने दो। मान सिंह इधर अकबर के पास आता है और कहता है मुझे जल्दी से आप सेना दो और मैं युद्ध करूंगा और मान सिंह को प्रताप से युद्ध करूंगा और जल्द यानी मारूंगा सबको। अकबर थोड़ा माइंड से ब्रिलियंट था, अकबर को लगता है यार तू आग बबूला मत हो, क्या बात हुई, बात तो बता। फिर वो बातचीत बताता भाई ये बात हुई, तो अकबर को लगा यार ये बात तो सही है, उधर से राजकुमार आया है, भाई तू भी तो मेरा दूत बन के गया है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ का जो मेवाड़ का राजा कैसे आएगा बात करने के लिए, वहाँ से भी राजकुमार ही आएगा। तो फिर अकबर को लगता है यार अब कोई दूसरा बंदा भेजना चाहिए और मान सिंह को तो ठंड रखने के लिए बोलता है। जून में गया था, थोड़ा सा वैसे हाई हो रखा था पारा, जून में गर्मी पड़ती। अब तीसरा जो बंदा आता है भगवंत दास कछुआ आता है। अब अकबर
अकबर सोचता भाई अब किसे भेजे, तो अकबर को लगता है भाई भगवंत दास जी आप एक बार ट्राई कीजिए, आप थोड़े सीनियर हो। लेकिन भगवंत दास मान सिंह का पिताजी था, ठीक है, पे ध्यान रखना, पहले बेटा जाता है फिर बाद में बाप जाता है या पिता जाता है। भगवंत दास मान सिंह का पिता था। तो 1573 में ही भगवंत दास को भेजता अकबर, भाई आप सीनियर बंदे हो, आप थोड़ा अच्छे से बातचीत करोगे तो आप जाके बात करना। भगवंत दास अकबर के यानी प्रताप के पास जाता, सितंबर की बात है ये, भगवंत दास, ठीक है, जून में मान सिंह जाता है, भगवंत दास सितंबर में जाता है 1573 में। भगवंत दास प्रताप के पास जाता है, प्रताप को कहता है यार मुझे पता है अकबर की सेना कितनी बड़ी है, अकबर अभी चरम पे है, अकबर का जो वर्चस्व जो चरम पे है, आपको संधि कर लेनी चाहिए, और उसकी सेना बहुत बड़ी है, मेवाड़ की पहले दुर्दशा हो रखी है, मेवाड़ पहले ही डाउन हो रखा, अर्थव्यवस्था डाउन है, आपको उससे संधि कर लेनी चाहिए, अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, मैं तो उसकी तरफ से आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। देखिए प्रताप फिर थोड़ा सा तरीके से जवाब देता है भगवंत दास को। अपन बात कर रहे थे सांगा का जो पांति परवन की, ठीक है, पांति परवन में जो सांगा की तरफ से सांगा की हेल्प करने के लिए आमेर से आया था पृथ्वीराज, तो प्रताप ये हवाला देता है भगवंत दास को कि देखिए आमेर का जो पृथ्वीराज था हमारे सांगा की सहायता के लिए आया था, ठीक है, हमारी अधीनता में लड़ा था पृथ्वीराज। देखिए आप या तो अपनी या हमारी अधीनता स्वीकार कर सकते हो या हम आपकी अधीनता स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, आप मनाने आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप, ठीक है, प्रताप कहता है भगवंत दास को कि भगवंत दास जी आप अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ लो, हम आपकी अधीनता में आपका साथ देंगे, क्योंकि पृथ्वीराज आमेर से हमारी हेल्प करने के लिए आया था, तो हम आपके झंडे के नीचे रहकर लड़ाई कर सकते हैं या आप हमारा साथ दो। अब भगवंत दास को लगता था भाई यार पहले जब सांगा के टाइम में आया था और पृथ्वीराज आया था तो सांगा ने वहां पे क्या किया था, हारा था, मरा था, ठीक, बुरे तरीके से भाई नुकसान हुआ था, हालांकि सांगा को जहर दे के मारा गया था देखा जाए तो, लेकिन भाई नुकसान ही हुआ था मेवाड़ का। और अब तेरा भी दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है, हम तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं अकबर से, और भाई तू संधि करे तो ठीक है, अधीनता स्वीकार करे तो ठीक है, वरना भाई तेरी इच्छा है, मेरे को तो अकबर ने भेजा है तो मैं उसकी वजह से आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे झंडे के नीचे रह के लड़ना और उसके हाथों से मरना, ठीक। भगवंत दास वापस चले जाता है। अब अकबर को फिर लगता है भाई यार वो नहीं मान रहा है, नया बंदा है, नया नया राजा बना है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो एक वित्त मंत्री था अकबर का, टोडरमल, ठीक है, इसको भी 1573 में ही अकबर भेजता भाई यार टोडरमल जी आप एक बार जाके आइए, आप बात करके आइए। दिसंबर 1573 की बात है। तो टोडरमल अकबर के कहने से एक बार वापस आता है। टोडरमल प्रताप के पास आकर बातचीत करता है, भाई ये बात है, मैं उसका जो खजाने के बारे में जानता हूँ, मैं खुद वित्त मंत्री हूँ, अच्छा खासा खजाना, अच्छा खासा धन है, आप कुछ ले दे के उससे बात कर सकते हो अकबर से, वरना भाई आपकी तो भाई स्थिति थोड़ी डाउन है मेवाड़ की, तो आप क्या कर पाओगे, इसके सामने कैसे टिक पाओगे। तो टोडरमल को भी प्रताप अच्छे से समझा देता है और मना कर देता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भी पार नहीं पड़ती है प्रताप के सामने, अकबर की कुछ पार नहीं पड़ती है। अपन ये बात कर रहे हैं थोड़े कछुओं की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1562 में ही जो आमेर वालों ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, आमेर वालों ने सबसे पहले इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, 1562 में कर ली थी, ठीक है। वैसे अपन जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। जो आमेर का जो भारमल था उसने 1562 में ही यानी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए जो ये बात है ये चारों राज यानी दूतों की बात है। अब जब बात पार नहीं पड़ रही है, बात नहीं बन रही है अकबर की और प्रताप की, तो फिर आगे क्या सोल्यूशन निकाल दे। अब सोल्यूशन की तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं, अब तो सीधा होगा युद्ध। अब बात आती है हल्दी घाटी युद्ध की। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना और समझना। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध होता है, 18 जून 1576 को, ये डेट भी थोड़ी ध्यान रख लेना भाई।
इम्पोर्टेंट डेट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए जब 18 जून पढ़ते हैं अपन, कुछ जगह पर 21 जून मिल जाएगी, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट है 18 जून है। हो सकता है युद्ध भाई चला हो और कुछ जगह पर 21 जून लगा, यानी उल्लेख मिला है, लेकिन ऑथेंटिक है 18 जून 1576। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप और अकबर के बीच में होता है। प्रताप और अकबर के बीच में होता है, ये आपको सबको पता है। हल्दीघाटी युद्ध दोनों के बीच में हुआ था, ये फैक्ट तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। अब बात आती है युद्ध किस प्रकार से होता है, कौन कौन साथ देता है। ठीक है, अकबर खुद इस युद्ध में नहीं आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, अकबर युद्ध में नहीं आता है। देखिए अकबर की बात करते हैं पहले। अकबर का जो सेनापति कौन कौन थे, अकबर ने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, मान सिंह, जो मान सिंह कछुआ की बात कर रहे हैं, और एक आसफ खान। ठीक, ये दोनों का नाम याद रखना, आसफ खान और मान सिंह। देखिए जो मान सिंह है, ये अकबर की तरफ से प्रथम बार स्वतंत्र जो सेनापति घोषित करके भेजा हुआ था। मान सिंह प्रथम बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में आया था। ठीक है, मान सिंह की बात करें तो सबसे यानी इससे पहले मान सिंह कभी स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं आया था। तो हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह को पहली बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में भेजा गया था। तो ये दोनों सेनापति थे, मान सिंह और आसफ खान। देखिए अब बात करें आगे, बदायूनी एक इतिहासकार था। बदायूनी इस युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लेता है। भाई लेखक था बदायूनी। बदायूनी की एक पुस्तक है मुंतखब उत्तवारी। मुंतखब उत्तवारी। बदायूनी लेखक था, इतिहासकार था, अकबर के दरबार में था। तो बदायूनी इस युद्ध में आता है, खुद हाँ को देखता है और इस पुस्तक में हाँ को देखा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है भाई मुस्लिम, भाई कट्टर था एक प्रकार का। ठीक है, एक प्रकार से बदायूनी कट्टर था, मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम था, धर्म को लेकर कट्टर था। तो ये कहता है भाई मैं भी युद्ध में चलूंगा। हालांकि इसको कहते भाई आप तो यार किताबें लिखते हो, आप क्या करोगे, फालतू में काम में आ जाओगे, आपको कोई तलवार उलवार के नीचे आ गई तो। लेकिन ये कहता है भाई मैं हिंदुओं के खून को यानी हिंदुओं के खून से मेरी दाढ़ी को रंगूंगा, या हिंदुओं को खून को मेरी दाढ़ी में लगाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। मुंतखब उत्तवारिक इसकी पुस्तक है, इसमें आपको देखा वर्णन है हल्दीघाटी युद्ध का, ये आप फैक्ट लिख सकते हो। अब देखिए आगे बात करें जो प्रताप का जो वे साथ कौन देते हैं। अपन अभी बात किए थे भाई शमशान घाट में राज तिलक की बात होती है, तो कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, तो कृष्णदास चुंडावत एक ग्वालियर का था, रामसा तोमर। ठीक है, आप लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना ग्वालियर, कृष्णदास चुंडावत और रामसा तोमर जो ग्वालियर का था। एक हाकिम खान सूर था अफगानिस्तान में। देखिए अब थोड़ा सा आपको ये लगना चाहिए भाई, ये जो इतिहासकार है ये प्रताप को थोड़ा सा लिमिटेड बता देते हैं किताबों में। ठीक है, जो युद्ध स्तर पर बता देते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं उल्लेख करते हैं। वही जो महाराणा प्रताप था ये ओनली हिंदू धर्म में ही विश्वास नहीं करता था। ठीक है, ओनली हिंदू धर्म में ही विश्वास करता था। अब देखिए भाई जो इसके सेनापति हैं, जो यह हकीम खान सूर है, तो इसका मतलब तो भाई ओनली हिंदू धर्म को तो सपोर्ट नहीं करता, भाई सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला था। ठीक, तो ये ध्यान रखना भाई। देख इधर जो अकबर के जो ये सेनापति है, इनको बड़ा चढ़ा के बताते हैं जो ये जो लोग हैं, जो ये पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं ये। ठीक है, ये इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी वैसे चलती हुई रहती है। प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध में जीता हुआ नहीं मानते हैं, ये सीबीएसई वाले नहीं बताते हैं। ठीक है, जो राजस्थान की जो बुक्स है इनमें प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध को जीता हुआ बताया जाता है। तो ये देखिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो कंट्रोवर्सी भी होती है इन बातों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये देखिए हाकिम खान सूर है, इधर प्रताप का सेनापति बन के आता है, प्रताप की हेल्प करता है, प्रताप की तरफ से लड़ता है। ठीक, फिर भीलों की सेना ने भी प्रताप का साथ दिया था। तो भीलों का भाई सेनापति कौन है, कुंजा भील।
ठीक है। तो देखिए कृष्णदास टुंडावत आता है, राम साहब तोमर आता है ग्वालियर से, हाकिम खान सुर जो अफगानिस्तान का था, और पूंजो की यानी भीलों की सेना लेकर आता है। लेकिन राम साहब तोमर के साथ इसके 3 बेटे भी आए थे ज्यादा, लेकिन आपको डीपली नहीं जाना, नाम आप लिखना चाहो तो लिख लेना। शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह उनके नाम थे। जो राम साहब तोमर के जो 3 बेटे भी आए थे ग्वालियर से, शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, ठीक है। अब देखिए प्रताप की सेना लगभग 3000 की थी, ठीक है। प्रताप की सेना भाई कम थी, 3000 की सेना थी लगभग। इधर अकबर की सेना थोड़ी बड़ी थी, 5000 की सेना थी। दोनों एक दूसरे यानी एक स्थान पे मैं आमने सामने सेनाएं लेकर आ जाते हैं भाई। एक साइड प्रताप की सेना रुक जाती है और एक साइड अकबर की सेना रुक जाती है। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़े 2 नाम बताऊंगा, ये दोनों राजसमंद में है, ठीक है। जो अकबर की जो सेना रुकती है ये मोलेला में रुकती है, राजसमंद में, ठीक है। और ये जो प्रताप की सेना रुकती है एक जो राजसमंद में ही जो लोसन नाम स्थान है, दर्रा है, ठीक है। मोलेला राजसमंद में है। मोलेला के बारे में आप सब जानते होंगे, टेराकोटा मोलेला, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी मोलेला, वैसे आगे अपन और बात करेंगे मोलेला की। तो लोसिन राजसमंद में एक स्थान है, यहाँ पर जो प्रताप की सेना आकर रुक जाती है, और मोलेला राजसमंद में अकबर की सेना आकर रुक जाती है। दोनों के बीच में अब फिर भाई दोनों सेनाएं आपस में युद्ध स्टार्ट करती हैं, बिगुल बजता है, युद्ध होता है, युद्ध शुरू होता है। देखिए ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की सेना स्टार्टिंग में यानी बिल्कुल आगे थी, यानी एक प्रकार से भाई जीत की ओर थी, खुद जीत रही थी। अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह थे, आसफ खान थे, इनकी सेना भागने पर मजबूर हो गई थी। मान सिंह और यानी मुगलों की सेना वापस, जैसे इधर मान लो, इधर से मुगलों की सेना और इधर जो प्रताप की सेना थी। देखिए इधर से जो मान सिंह आसफ खान ये लड़ रहे थे, ये वापस भागते हैं, इधर वापस बैकफुट पे आ जाते हैं। अब भाई ये आगे आगे भागेंगे तो इनके पीछे पीछे प्रताप की सेना भागेगी, ठीक है। अब देखिए जब यहां से यानी मान सिंह और आसफ खान था सबसे आगे था, ये लड़ रहे थे, अगर ये सबसे आगे होंगे और वापस इनकी सेना भागने पर मजबूर हो जाएंगी तो इनकी सेना में तो ये पीछे हो जाएंगे, ठीक है, सबसे पीछे हो जाएंगे ये जो मान सिंह और आसफ खान, और जो इनकी पीछे वाली सेना वापस पीछे मुंह करके भागेगी तो ये आगे हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा समझना है दिशाओं को फर्क है। अब भाई पीछे मान सिंह तीर भी चलाए तो किस पर चलाए, ठीक। अब मान सिंह और आसफ खान सब आगे आगे भागने लग गए, बीच में पहुंच गए। अब जो मान सिंह कहता है बदायूनी को और आसफ खान को, भाई यार अब तीर किस पर चलाए, किसको मारे। देखिए जैसे मान सिंह बीच में पहुंच जाता है खुद की सेना के बीच में, तो अगर तीर चलाए तो खुद की सेना के सैनिक मरे, कोई भाला चलाए तो खुद की सेना के सैनिक मरे। तो फिर जो आसफ खान जो बदायूनी वगैरह ये इस प्रकार के डिसीजन यानी जो राय देते हैं मान सिंह को, भाई तू मुगलों की तरफ से लड़ने आया है, तू वैसे प्रताप की सेना को एक प्रकार से हराने या मारने आया है, हिंदुओं की सेना को हराने या मारने आया है, तो जो तेरा मुख्य उद्देश्य वो कर तू, तो हिंद जो यानी तू तीर चलाएगा। मान सिंह को राय देते हैं आसफ खान और बदायूनी वगैरह कि जो भी तू तीर चलाएगा उससे मरेगा तो हिंदू ही, चाहे अपनी सेना का मरे यानी मुगल सेना का सेनापति यानी सैनिक मरे या प्रताप की सेना का यानी सैनिक मरेंगे तो हिंदू ही, तू तो तीर चला, आंख बंद करके तीर चला। तो इस प्रकार की राय देते हैं और मान सिंह इस प्रकार से ही करता है, हालांकि फिर ये भागने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बैकफुट पे रहती है, स्टार्टिंग में जो मुगल सेना बैकफुट पर रहती है और जो भाई प्रताप की सेना थोड़े आगे रहती है, ठीक है। अब बात आती है एक मेहतर खान नामक सैनिक की। ठीक है, एक मेहतर खान नामक सैनिक था अकबर की सेना में। तो मेहतर खान नामक सैनिक ने इस प्रकार की झूठी अफवाह फैलाई कि आप भागो मत, अपन जीतेंगे, अकबर युद्ध में आ चुका है। अब ये एक प्रकार की झूठी अफवाह थी या झूठी सूचना थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना कौन देता है या झूठी अफवाह कौन फैलाता है। तो मेहतर खान नामक जो सैनिक था ये अकबर के युद्ध में आने की झूठी सूचना देता है, ठीक है। तो फिर मुगलों की सेना रुकती है, लड़ती है, वापस लड़ती है,
और महाराणा प्रताप की सेना से लड़ती है। अब देखिए, जो मानसिंह का एक हाथी था मर्दाना, ठीक, मर्दाना हाथी था मानसिंह का, और वैसे हाथियों की बात करेंगे। अब मानसिंह का हाथी मर्दाना था, तो उसकी सूंड में मानसिंह थोड़ा सा अलग टाइप से लड़ रहा था, तो उसकी सूंड में भी एक जो भाला दे रखा था या तलवार दे रखा था, ठीक है। मानसिंह के हाथी मर्दाना की सूंड में मानसिंह तलवार दे रखा था। तो प्रताप जैसे ही यानी मानसिंह पर अटैक करता है, प्रताप को लगता है पहले मानसिंह को सलटाओ। खुद प्रताप खुद के घोड़े जो चेतक को लेकर आता है, मानसिंह की तरफ मूवमेंट करता है। प्रताप खुद के जो घोड़े चेतक को यानी जंप लगवाता है, और जो प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो मानसिंह के जो मर्दाना जो हाथी था, इसके दोनों यानी सूंड यानी ऊपर सिर पे दोनों पैर रखता है, और दोनों यानी पीछे वाले दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है चेतक, और आगे वाले दोनों पैरों को यानी मानसिंह के जो हाथी के जो सिर पे रख देता है, और फिर प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करता है। हालांकि मानसिंह जो हाथी का जो ओहदा था उसमें गिर जाता है, ठीक है। प्रताप को लगा मानसिंह मारा गया है, लेकिन मानसिंह बच जाता है। लेकिन जो मर्दाना की सूंड में जो तलवार था, उस तलवार से जो चेतक की आगे वाले दोनों टांगे कट जाती है, चेतक के दोनों पैर कट जाते हैं। प्रताप को लगता है भाई चेतक घायल हो गया, पैर कट गए हैं। अब चेतक जो मूव नहीं कर रहा था, अच्छे से चल फिर नहीं रहा था, प्रताप जैसे तैसे युद्ध स्थल को छोड़ता है और युद्ध स्थल से साइड में निकल जाता है, यानी बाहर निकल जाता है युद्ध स्थल से, ठीक। अब बात आती है भाई युद्ध को कौन लीड करेगा। भाई चेतक तो घायल हो गया है। देखिए, अब जो युद्ध को लीड करने की बात अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सादड़ी का झालाजा उधर सांगा के टाइम में युद्ध को लीड करता है, तो वे इस सादड़ी का ही कोई बंदा होगा। तो सादड़ी का ही एक बंदा था झालामान, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। झाला मान सिंह था इसका नाम, इसको बीदा भी कहते थे, झाला बीदा, ये सादड़ी का था। तो झाला मान सिंह या झाला बीदा अकबर के जो मुकुट वगैरह जो भी राज चिन्ह थे, जिन राज चिन्हों को लेके, सॉरी अकबर के नहीं भाई प्रताप के, जिन राज चिन्हों को लेके मेवाड़ के राजा युद्ध लड़ते थे, उन राज चिन्हों को प्रताप से खुद धारण करता है झाला बीदा या झालामान, और खुद युद्ध को लीड करता है, और प्रताप युद्ध स्थल से बाहर लेकर चले जाते हैं चेतक, ठीक है। ये यहां तक बात हो गई। देखिए, अब युद्ध का परिणाम फाइनली नहीं निकल पाता है, अकबर की सेना भी नुकसान में पहुंच चुकी होती है। फाइनली भाई प्रताप जीता था युद्ध को, लेकिन इसका भाई कोई फुल डिसीजन नहीं आ पाता है। भाई प्रताप युद्ध स्थल से बाहर निकल जाता है, प्रताप यानी अकबर की सेना फुल नुकसान में होकर फिर गई थी। आगे और बात करते हैं। देखिए, मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहता है, ठीक है। मानसिंह फाइनली प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहता है, यानी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है, ठीक है। अब बात आती है, अकबर और मानसिंह वापस जाते हैं, सॉरी आसफ खान और मानसिंह अकबर के दरबार में वापस जाते हैं। अकबर खुश होता है, भाई ठीक है आप आ गए हो, जीत कर आए होंगे, यानी जीत कर आए होंगे। तो आसफ खान और मानसिंह मना कर दे, भाई नहीं जीत कर आए हैं, तो तुमने प्रताप को पकड़ के लाया होगा। ये हमने नहीं पकड़ के लाया। तो भाई प्रताप मारा गया होगा युद्ध में, भाई नहीं मारा गया है। तो फिर तुम यहाँ पे किस मुंह को लेके आए हो, तो भाई इसका मतलब तुम हार के आए हो। तो ये कहता है प्रताप बाहर निकल जाता है युद्ध स्थल से, तुम यार किस मुंह को यहाँ पे लेके आए हो, तुम्हें तो दरबार में आके शकल नहीं दिखानी चाहिए थी। अकबर आग बबूला हो जाता है, और अकबर ने मानसिंह और आसफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया था, ठीक है। पर तुम दोनों दरबार में मुझे दिखने नहीं चाहिए, तुम दोनों दरबार में नहीं आने चाहिए, और ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। अकबर ने आसफ खान और मानसिंह को दरबार में आना बंद करवा दिया था। अब देखिए, जैसे कुछ लोग अकबर को जीता हुआ मानते हैं, ऐसा तो कोई राजा नहीं हो सकता जो युद्ध जीत के आया हो और अपने सेनापति को दरबार से निकाल दे। अकबर अगर इस युद्ध को जीत जाता तो आपको क्या लगता है, आसफ खान और मानसिंह को दरबार से निकालता, उनको तो इनाम वगैरह देता, ठीक है, सापे वापे बंधवाता। लेकिन इन दोनों को जो दरबार से बाहर निकाला जाना, भाई जो बदायूं ने आपको देखा वर्णन करता है, हालांकि था अकबर का दरबारी थे, लेकिन ये अंकुदेव का वर्णन करता है
तो ये तो दर्शाता है, ये जो ये इस पुस्तक में जो भी उल्लेख है कि ये इस बात का तो प्रमाण देता है कि भाई अपन सोच सकते हैं ये बात कि अकबर की सेना यानी नुकसान में गई थी, अकबर की सेना हार गई थी। भाई प्रताप युद्ध स्तर से बाहर निकल जाता वो एक अलग बात है, लेकिन इन दोनों को दरबार से बाहर निकाला जाना अकबर की हार को निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक, तो ये बात हो चुकी है यहाँ पे। अब बात करते हैं चेतक की छतरी पे। चेतक घायल हो जाता है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो चेतक की छतरी है बलीचा में, ठीक है, बलीचा में चेतक की छतरी है। ठीक है, आप लिख लेना, थोड़ा बहुत आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो चेतक की छतरी बलीचा में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेतक की छतरी कहां पर है? बलीचा में। देखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे अभी हाथियों की बात करेंगे। चेतक जैसे जानवर है, घोड़ा था, ठीक है, घोड़े का नाम है, जानवर का नाम है, लेकिन चेतक शायद आज इसीलिए पढ़ा जाता है, स्वामी भक्ति का उदाहरण दिया था उस समय। स्कूटर बना था चेतक के नाम से, ठीक है, चेतक का नाम आज भी स्कूटर के नाम पे बहुत ही फेमस है भाई। चेतक स्कूटर बहुत फेमस था उस जमाने में भाई। आज तो अलग अलग गाड़ियां हो गई है, लेकिन जिसके पास चेतक स्कूटर रहता था वो भी भाई प्रताप से कम नहीं रहता, वो भी राजा से कम नहीं रहता था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जो राजस्थान पुलिस की जो एक गश्त वाली गाड़ियां होती है, इनको भी अपन चेतक ही बोलते हैं, जो इनको भी चेतक ही नाम दिया गया है। तो चेतक जो घोड़े के नाम पर ही चेतक नाम दिया गया है। अब बात करते हैं, अलग अलग इतिहासकार हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नाम देते हैं, लिखकर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बदायूंनी की। ठीक है, देखिए अलग अलग इतिहासकार थे, वो अलग अलग इसको नाम देते हैं युद्ध को। तो बदायूंनी की बात करते हैं। बदायूंनी इस युद्ध का नाम देता है गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल इस युद्ध को नाम देता है खमनोर का युद्ध। भाई ये यहाँ पे पास में जगह पड़ती है खमनोर, तो अबुल फजल कहता है कि ये खमनोर में होता है, यानी खमनोर का युद्ध था। बदायूंनी कहता है भाई गोगुंदा का युद्ध है। ठीक है, वैसे जेम्स टोड कहते हैं, देखिए जेम्स टोड का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आता है। जेम्स टोड इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। ठीक है, जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं हल्दीघाटी युद्ध को। थर्मोपोली की भी बात करेंगे, देखिए एक युद्ध आगे और पढ़ेंगे, दिवेर का युद्ध, उसको जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो थर्मोपोली और मेवाड़ का जो मैराथन है, यानी मैराथन का युद्ध और थर्मोपोली दोनों को एक साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थर्मोपोली वाला जो युद्ध है कहीं पर भी हुआ है, वैसे मैं भी बात बताऊंगा इसकी, जो विस्तार से बात बताऊंगा। तो ये मैराथन वाले युद्ध से संबंध रखता है किसी न किसी प्रकार से, तो दोनों की बात समझाने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो थर्मोपोली भी मैं बताऊंगा। तो जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ठीक है, ये तीन युद्ध, तो ये तीन जो इतिहासकारों के जो ये अलग अलग नाम है, ये तो इम्पोर्टेंट है। एक और आप लिख लेना, एक आदर्शी लाल श्रीवास्तव हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए थे आदर्शी लाल श्रीवास्तव। इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहता है। ठीक है, आदर्शी लाल श्रीवास्तव हल्दीघाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहता है। बादशाह बाग के पास में कोई जगह थी, तो उस स्थान का युद्ध कहता है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए थे। ये अलग अलग इतिहासकारों का जो अलग अलग नाम हो गया भाई, ये इतिहासकार इस युद्ध को क्या नाम देते हैं। ठीक है,
बदायूं ने गोविंदा का कहता है युद्ध, अबुल फजल खन्नौर का युद्ध कहता है, जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोकोली कहता है, आदर्श लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध कहता है। ये बात पहले भी अपन कर चुके हैं, ये बदायूं वाली याद रखना कि किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध का हांकोदे का वर्णन किया है। तो बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध का हांकोदे का वर्णन किया है। देखिए अब बात आती है अकबर आगे क्या एक्शन लेता है। तो 1576 में अकबर खुद आक्रमण करता है मेवाड़ पर, ठीक है। अकबर स्वयं 1576 में ही आक्रमण करता है और मेवाड़ को तो जीत नहीं पाता, आप लिख लेना, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, और उदयपुर को जीत लेता है। ठीक है, लो मैं लिख देता हूँ। उदयपुर को जीत लेता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन पूरे मेवाड़ को तो जीत नहीं पाता, लेकिन उदयपुर पर कब्जा कर लेता है अकबर। 1576 में खुद आक्रमण करता है, ठीक है। उदयपुर का नाम बदल देता है, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है, ठीक है। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट है, जो कि अकबर ने 1576 में उदयपुर का यानी उदयपुर पर कब्जा करके या उदयपुर पर आक्रमण करके क्या नाम रख दिया था उदयपुर का, या उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो मोहम्मदाबाद कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान देना। इसके बाद में बात करते हैं अब हाथियों की। देखिए हाथियों के नाम पढ़ने पड़ते हैं अपने को लगभग 4। दोनों साइड के हाथी पढ़ लेते हैं, हाथियों के नाम पढ़ लेते हैं। वैसे चेतक का नाम अपन जान चुके हैं, चेतक का जो भी जानकारी थी मैं दे दी आपको। बलीचा में छतरी है। जो प्रताप के पक्ष के हाथी थे, ठीक है, लूणा और राम प्रसाद। प्रताप के पक्ष के 2 हाथी थे, लूणा और राम प्रसाद। देखिए इधर जो मुगलों के हाथी थे, गजमुक्ता और मर्दाना, ठीक है। ये मर्दाना जो हाथी था ये मानसिंह का हाथी था, ठीक है। मर्दाना जो हाथी था ये मानसिंह का हाथी था, और गजमुक्ता भी मुगलों का ही हाथी था। यानी दोनों हाथी थे ये मुगलों के हाथी थे। मानसिंह भी मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, तो ये मर्दाना को जो यानी मर्दाना जो हाथी था ये मानसिंह का हाथी था, और गजमुक्ता भी मुगलों का ही हाथी था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जरा जो प्रताप के 2 हाथी थे, प्रताप की सेना में 2 हाथी थे, लूणा और राम प्रसाद। देखिए जो राम प्रसाद था, जो राम प्रसाद हाथी था, राम प्रसाद नाम का हाथी था, इसको मुगल गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान इस जो राम प्रसाद हाथी को यानी मुगल गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो अकबर कहता है भाई ये हाथी कहाँ से लाए, तो हमने प्रताप की सेना से ले आया है, इसका नाम क्या है, राम प्रसाद। तो अकबर कहता है मैं अब इस राम को उठाओ, ठीक, राम के नाम को उठाओ, और अपने को ये पीर बाबा के आशीर्वाद से यह हाथी मिला है, तो इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया, ठीक है। प्रताप की सेना के राम प्रसाद हाथी का नाम मुगल गिरफ्तारी के बाद बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था, ठीक है। ये लूणा और गजमुक्ता ये दोनों आपस में लड़े थे भाई, ठीक है। ये दोनों जो हाथी हैं ये आपस में लड़े थे, लूणा और गजमुक्ता। गजमुक्ता को जो लड़वाने के लिए ही लूणा के लिए लाया गया था, फिर लूणा से गजमुक्ता लड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हुई है अभी तक हाथियों की, और जो भी हल्दीघाटी युद्ध है इसकी बात तो कर लिया है, ठीक है। तो ये हाथी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो हाथियों के नाम पूछ लिया जाता है। इन 4 हाथियों के नाम देखे भाई ये क्या थे, ये इन निम्नलिखित में से हल्दीघाटी युद्ध में भाई जो शामिल हाथियों के नाम बताइए। ये इस प्रकार का जैसे क्वेश्चन बन जाए है, और इन या तो एक ऑप्शन में इन 4 हाथियों के नाम देते ये, और फिर 3 ऑप्शंस में इनमें से 2 या 3 हाथियों के नाम देके एक कोई दूसरा दे दे। इस प्रकार से आप ऑप्शन क्लियर करवाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लूणा, राम प्रसाद और गजमुक्ता और मर्दाना। गजमुक्ता और मर्दाना जो हाथी थे ये मुगलों के हाथी थे। लूणा और राम प्रसाद प्रताप की सेना के हाथी थे। मर्दाना मानसिंह का हाथी था।
राम प्रसाद की यानी मुगल गिरफ्तारी के बाद इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। ठीक है, ये यहाँ तक आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़े ध्यान रखना। अब बात आती है हल्दीघाटी युद्ध का क्या इंपॉर्टेंस थी, ये क्या इंपॉर्टेंस है, हल्दीघाटी युद्ध का क्या महत्व रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हल्दीघाटी युद्ध, अब देखिए मैं थोड़ा सा बोल के बताऊंगा, ये जो महत्व है ये वाक्य है, ठीक है, तो आप लिख लेना, आपको अगर इच्छा हो लिखने की तो आप लिख सकते हो। RS मेंस के अकॉर्डिंग है महत्व, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो महत्व नहीं आएगा, मैं तो अगर आप सुन सकते हो या लिख सकते हो। मैं देखिए थोड़ा सा महत्व ध्यान रखने से या महत्व सुनने से या लिखने से थोड़ी सी अपने को पूरी जो बात पता चलती है, भाई क्या जो युद्ध का जो क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, ये क्या प्लानिंग रही होगी, भाई क्यों किया गया था। भाई ये थोड़ी ना युद्ध किसी को लड़ने में मजा थोड़ी ना आता है, भाई युद्ध कर ले चाहे जब भी एक दूसरे मारे जाए, मार दे किसी को, ठीक। तो बात करते हैं महत्व की। देखिए यह युद्ध था जो हल्दीघाटी युद्ध था, साम्राज्यवादी नीति जो अकबर की साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है, आपको पता होगा अकबर खुद अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ा रहा था, अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाह रहा था। तो जो हल्दीघाटी युद्ध है साम्राज्यवादी नीति का युद्ध था और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का युद्ध था, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध साम्राज्यवादी नीति और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का युद्ध था। ये एक महत्व है, ये एक इंपॉर्टेंस के रूप में आप वाक्य लिख सकते हो। हल्दीघाटी युद्ध साम्राज्यवादी नीति और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का युद्ध था। अब मैं बताता हूँ साम्राज्यवादी नीति कैसे है और क्षेत्रीय स्वतंत्रता क्या है। अकबर की तो साम्राज्यवादी नीति थी, महाराणा प्रताप की यानी क्षेत्रीय स्वतंत्रता की नीति थी। महाराणा प्रताप खुद भाई ज्यादा अपना विस्तार नहीं करना चाह रहा था। महाराणा प्रताप मेवाड़ में ही रहना चाहता था, लेकिन मेवाड़ को अच्छे से कंट्रोल करना चाहता था, मेवाड़ को अच्छे से नियंत्रण में लेना चाहता था, मेवाड़ की अच्छे से हेल्प करना चाहता था, मेवाड़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहता था महाराणा प्रताप चाहता था कि भाई ये जो क्षेत्र मेवाड़ वाला क्षेत्र ही हमारा है, इसमें जो हम स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, इसमें कोई दखलंदाजी ना दे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो युद्ध था साम्राज्यवादी नीति और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का युद्ध था। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंस देखे या दूसरा महत्व देखे, देखिए जो प्रताप कम संसाधन होने के बावजूद भी अकबर से संघर्ष करता है, ठीक है। प्रताप यानी महाराणा प्रताप के पास संसाधन कम थे, आर्थिक स्थिति भी डाउन थी मेवाड़ की, पहले उदय सिंह के समय से ही यानी डाउन हो रखी थी, साका हो चुका था, तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डाउन थी, संसाधन कम थे, इनके पास हथियार वगैरह सब यानी मुगलों के पास सेना बड़ी थी, संसाधन इनके पास प्रताप के पास कम थे और मुगलों के पास ज्यादा थे। तो कम संसाधनों के बावजूद प्रताप अकबर की सेना से लड़ता है, अकबर की सेना से संघर्ष करता है। कम संसाधनों के बावजूद जो प्रताप की सेना अकबर की सेना से लड़ती है, इससे ठीक है, इस प्रकार से युद्ध करने से मेवाड़ की जनता में आशा और नैतिकता का संचार होता है, ठीक है। कम संसाधनों के बावजूद प्रताप की सेना अकबर से संघर्ष करती है, इससे मेवाड़ की जनता में यानी मेवाड़ की जनता में आशा और नैतिकता का संचार होता है, ठीक है। अब बात करते, ये हुआ दूसरा महत्व, दूसरी इंपॉर्टेंस। अब तीसरी बात करते हैं, हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ की जो सामान्य जनता थी, ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध ने मेवाड़ की जो सामान्य जनता थी, देखिए एक तो सामान्य जनता है और एक जो जनजातियां हैं, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं अपन। हल्दीघाटी युद्ध ने मेवाड़ की सामान्य जनता और जो जनजातियों के बीच में जो राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था, या राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार उत्पन्न हुआ था, या राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हुई थी सामान्य जनता और जनजातियों के बीच में। जैसे हल्दीघाटी युद्ध है, ये जो युद्ध था, इससे सामान्य जनता भी या सामान्य जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उत्पन्न होना, ये राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और जनजातियों की बात कैसे कर रहे हैं अपन, अभी स्टार्टिंग में फटे थे भाई, जो प्रताप की सेना का साथ कौन देता है, पूंजा भील, तो पूंजा भील के साथ थी भीलों की सेना। अब देखिए आप ये सोचो भाई, आज जनजातियां इतनी पिछड़ी हुई है, आज कोई बड़ा नेता या गवर्नमेंट बहुत कम ध्यान दे पाती है उनके नाम, यानी जनजातियों के लिए अलग अलग योजनाएं निकालती है, फिर भी उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रखा है,
ये नहीं हो पाता है। एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन डेवलप नहीं हो पा रही है जनजातियों की, आज भी बहुत पीछे हैं, पिछड़ी हुई है जनजातियाँ, ठीक है। अब आप सोच के देखो उस समय में, यानी 1576 की बात है, उस समय में भी एक बंदा था महाराणा प्रताप, ये जनजातियों को साथ लेकर चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक कि जो जनजातियों के लोग थे या जो मेवाड़ की जो सामान्य जनता के लोग थे, उनके सैनिक मर जाते थे युद्ध करते समय, उन जो सैनिकों के जो पेरेंट्स थे या जो घर वाले थे, उन लोगों की सहायता भी प्रताप करता था, ठीक है। युद्ध में मर जाने के बाद में भी उनके जो बीवी बच्चे थे, परिवार वाले थे, उनकी जो आर्थिक सहायता प्रताप करता था। इस प्रकार का बंदा भाई क्या समझ सकते हो, वो कोई युद्ध करने का ही थोड़ी सा वो उत्सुक था ये। भाई अगर कोई मर गया तो ठीक है, छोड़ दिया जाए इसको, भाई इसका घर जो परिवार वाले कमा के खा लेंगे, लेकिन ये नहीं भाई, ये उनकी भी सहायता करता था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इससे हल्दीघाटी युद्ध से मेवाड़ की सामान्य जनता और जो जनजातियों में भी राष्ट्रवादी जो भावनाओं का यानी संचार हुआ था, ठीक है, या संचार किया गया था। आप जैसे आपको जो सेंटेंस या वाक्य अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। अब बात करें जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की जो महत्व या इंपॉर्टेंस का देखा जाए, हल्दीघाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। हल्दीघाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब किस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है राष्ट्रवादियों के लिए? जो भी राष्ट्रवादी है, अगर आप देखिए, थोड़ा सोचिए, जैसे तराइन का युद्ध अपन पढ़ते हैं, तराइन कभी जाओ, ज्यादा से ज्यादा आप तराइन की सेल्फी लेके, जो युद्ध वाला जो पॉइंट है, युद्ध वाला स्थल है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फी लेके, या वहां पर आप गए हुए हो उस समय, आप एक सेल्फी ले लेंगे, थोड़ी बहुत देर बातचीत कर लेंगे तराइन की, भाई यार युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, फिर दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, थोड़ी देर याद कर लोगे। बयाना के युद्ध की बात करें, बयाना से आप निकलोगे उस समय बात कर लेंगे, सेल्फी लेके डाल दोगे कि सांगा ने युद्ध किया था यहाँ पे और हम आज यहाँ पे घूमने गए हुए हैं। खानवा जाओगे तो खानवा थोड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, बड़ा युद्ध था, विश्व की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो खानवा बड़ा युद्ध था, ठीक है। हल्दीघाटी जैसे ही बड़ा युद्ध था, लेकिन खानवा भी अगर आप जाओगे तो खानवा का भी ज़्यादा वो हल्दीघाटी की तुलना में अगर बात करें तो खानवा की भी ज़्यादा फोटो वगैरह ले लोगे, रील बना लोगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे चढ़ा दोगे, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो अगर आप हल्दीघाटी जाके देखना कभी, और फिर थोड़ा सा सोच के देखना, अपने आप ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो रोम रोम है वो खड़ी हो जाएगी, एक बार तो शरीर हिल जाएगा, बॉडी हिल जाएगी, ठीक है। तो आज भी जो हल्दीघाटी वाला जो स्थल है राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। भाई जो राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, ये देखिए किस प्रकार से मुद्दे बनाते हैं पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी प्रकार से मुद्दे बनाने के लिए अगर हीरो किसको बनाए, वह अच्छे से वो लड़े, तो हीरो महाराणा प्रताप। या हल्दीघाटी में कौन लड़ा था? महाराणा प्रताप। तो उस समय में भी कोई भी जो उदाहरण देते थे भाई हीरोपंती के, भाई जो भी राष्ट्रवादी जो भावना को उत्पन्न करने के लिए, तो देखिए महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी को बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जो आज़ादी के समय बातें चलती थी, राष्ट्रवादी भावनाओं को जो संचार होता था, तो किसको एग्जाम्पल लिया जाए, किसका एग्जाम्पल दिया जाए? वो जो अदर स्टेट इंडिया में, उनमें ऐसा इस प्रकार का भाई उल्लेख नहीं मिलता है, इस प्रकार की जो भी ये युद्ध वगैरह थे, जो बलिदान था वो नहीं मिलता था। फिर किसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाए? फिर महाराणा, यानी राजस्थान को याद किया जाता था भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो ये जो हल्दीघाटी है आज भी, या वर्तमान में भी, या प्रेजेंट में राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब ये बात हो चुकी है हल्दीघाटी युद्ध की। अब बात करते हैं आगे और जो महाराणा प्रताप की जो टाइम का महाराणा प्रताप की जो टाइम पीरियड है, ठीक। अब देखिए कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है। कुंभलगढ़ में 3 बार युद्ध होता है, 1577, 1578, 1579, ठीक है। 1577, 78 और 79, 3 बार युद्ध होते हैं। अकबर का एक सेनापति था शाहबाज खान।
अकबर का सेनापति या मुगल सेनापति था शाहबाज खान। तीन ये अकबर कहता है शाहबाज खान जी आप थोड़ा जाइए, थोड़ा देखिए मेवाड़ को, यार ये कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, आप देखिए। अब देखिए शाहबाज खान, देखिए थोड़ा सा और वैसे पीछे जाके बताऊं, एक बात अपन भूल गए थोड़ी सी बताना आपको। 1576 में लास्ट में जब अकबर खुद ही आक्रमण करता है, जब उदयपुर जीतता है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर देता है। अगर आप ये बताओ, अगर हल्दीघाटी का युद्ध अकबर जीत जाता, मान सिंह और आसफ खान जीत के चले जाते, तो 1570 यानी 76 में ही उदयपुर को जीतने के लिए अकबर थोड़ी ना था, और फिर मेवाड़ को नहीं जीत पाता है, ओनली उदयपुर का ही नाम मोहम्मदाबाद करके चले जाता है। तो इसका मतलब अकबर खुद को आना पड़ गया था, तो मामला थोड़ा टफ था, मामला थोड़ा कठिन था। लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं जो इतिहासकार है, वो गलत तरीके से पेश करते हैं महाराणा प्रताप जी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन देखो अपने को जो पढ़ना पड़ता है, वैसे राजस्थान की जो बुक्स था उनमें तो फाइनली ये मान लिया जाता है कि भाई प्रताप जीता था हल्दीघाटी युद्ध। और डायरेक्ट ये शायद ऑप्शन में आता ही नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं बनता है कि भाई हल्दीघाटी युद्ध को किसने जीता था, ठीक है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताने के लिए था भाई, ये अगर हल्दीघाटी युद्ध को अगर अकबर जीत जाता है, मुगल सेना जीत जाती, तो अकबर शायद उस युद्ध यानी उदयपुर जीतने के लिए खुद नहीं आता, वापस फिर सेनापतियों को ही भेजता। वैसे जो मुगल सेनापति या मुगल जो शासक थे, मुगल सेना या मुगल शासक ज्यादातर खुद युद्ध में नहीं आते थे, तो ये युद्ध उदयपुर को जीतने के लिए अकबर खुद आता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी प्रताप की तरफ बात आती है, प्रताप की जो बात मजबूत होती है यहाँ पे, प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध जीतने की, ठीक है। अब बात आ रही है शाहबाज खान की। शाहबाज खान 3 बार युद्ध करता है, ठीक है। लेकिन शाहबाज खान से भी पार नहीं पड़ती, 1577 में पार नहीं पड़ती, लेकिन 1578 में शाहबाज खान कुंभलगढ़ को जीत लेता है। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं कुंभलगढ़ के ऊपर शाहबाज खान 3 अप्रैल 1578 को कब्जा कर लेता है, ठीक है। देखिए अब प्रताप क्या करे, 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है शाहबाज खान, तो फिर प्रताप कुछ दिनों के लिए एक अस्थायी राजधानी बनाता है, ठीक है। एक स्थान है इधर ही आवरगढ़, ठीक है। मुगल सेनापति शाहबाज खान 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, फिर वह राजधानी बनाता है प्रताप, अस्थायी राजधानी बनाता है कुछ दिनों के लिए आवरगढ़ को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ पर 1578 में मुगल सेनापति शाहबाज खान द्वारा कब्जा करने के बाद महाराणा प्रताप अस्थायी राजधानी किस जगह को बनाता है, कौन सी राजधानी बनाता है, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए अस्थायी राजधानी आवरगढ़ बनाता है, ठीक है, प्रताप। देखिए अब बात आती है जो ये युद्ध थे, इन जो ये 3 युद्ध हुए थे 1577, 78 और जो 79 वाला, इन तीनों युद्धों में ईडर और प्रतापगढ़ ने भी प्रताप का साथ दिया था, ठीक है। ईडर और प्रतापगढ़ ने भी प्रताप का साथ दिया था। देखिए अब बात आती है भाई, जो ये हो गया, ये कुंभलगढ़ वाले युद्ध की बात हो गई। अब ये जो कुंभलगढ़ राजधानी को छीन लेते हैं कुछ दिनों के लिए, जो कुछ दिनों के लिए अस्थायी राजधानी भी बन जाती है। देखिए जो मैं अभी ये फैक्ट बताया हूँ आपको, जो ये ईडर और प्रतापगढ़ ने साथ दिया है, ये कुंभलगढ़ वाले युद्ध में साथ नहीं दिया था, ये थोड़ा सा मायने में आ गया। ये दिवेर वाले युद्ध की बात है, अभी अपन आगे करेंगे दिवेर के युद्ध की भी बात, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ईडर और जो प्रतापगढ़ ने दिवेर के युद्ध में साथ दिया था, इस कुंभलगढ़ वाले युद्ध में साथ नहीं दिया था। अब प्रताप क्या करे, प्रताप अब सेना जुटाने के लिए और जो आर्थिक सहायता की, आर्थिक जो स्थिति भी खराब हो चुकी थी, तो आर्थिक सहायता के लिए अपने ससुराल की तरफ मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो प्रताप अपने जो ससुराल था यानी ईडर की ओर जाते हैं, ईडर में प्रताप का ससुराल था,
तो ससुराल की ओर जाने पर इनकी जो मुलाकात होती है दो सेठ भाइयों से होती है, ठीक है। चूलिया गांव था, तो चूलिया गांव में दो सेठ लोगों से प्रताप की मुलाकात होती है, ठीक है, भामाशाह और ताराचंद। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये कौन भाई कहाँ के थे, ये ध्यान रखना है। भामाशाह और ताराचंद ने आर्थिक सहायता की थी। तो भामाशाह और ताराचंद जो सेठ भाई थे, तो ये चूलिया के थे। चूलिया गांव में इनसे मुलाकात होती है प्रताप की। ये पूछते प्रताप को, आज इधर किधर भाई, कहाँ पे जा रहे हो सिद्धम, इस प्रकार से आप पूछ लेते हैं। तो भामाशाह और ताराचंद ने प्रताप से पूछा। प्रताप कहता है भाई इस प्रकार से भाई राजधानी को भी छीन लिया है और आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो रखी है और ससुराल की तरफ जा रहा हूँ, ये बात है, पूरी बात बताते हैं। भामाशाह और ताराचंद को लगा यार सस यानी मेवाड़ के राजा है, अपने को हेल्प करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति खराब है। तो देखिए जो भामाशाह और जो ताराचंद है, इन्होंने इतना माल दे दिया था, इतना धन दे दिया था कि लगभग 12 साल तक इनकी जो आर्थिक सहायता हो सके, 12 साल तक लगभग सेना चलाई जा सके। ऐसा कहा जाता है इनके लिए, ताराचंद और भामाशाह के लिए, कि 25 लाख रुपए तो नगद दिए थे प्रताप को, और 20 लाख रुपए की जो ये सरपियां वगैरह होती है, जो मुहरे वगैरह होती है, ये लाकर दिए थे। यानी लगभग 45 लाख का टोटल लगभग दे दिए थे। तो इससे लगभग 12 साल का इनका गुजारा भत्ता चल सकता है मेवाड़ की सेना का। तो ये भामाशाह और ताराचंद ये बहुत बड़े फिर भामाशाह हुए थे। देखिए आज भी जो डोनेशन देता है, डोनेट करता है बंदा, कोई भी पैसा टेके कोई भी सरकारी जगह पर सार्वजनिक स्थानों के लिए, तो उनको भामाशाह ही कहते हैं। भामाशाह कह करके चढ़ा देते हैं लोग, तो भामाशाह इस नाम के, भामाशाह इस नाम के, भामाशाह फलाना भामाशाह। तो ये देखिए भामाशाह वहीं से चला आ रहा है नाम। चूलिया के थे ताराचंद और भामाशाह दोनों भाई थे। ताराचंद का नाम थोड़ा सा याद नहीं किया जाता, पढ़ने को ही मिलता, भामाशाह और ताराचंद दोनों भाई थे, लेकिन भामाशाह गया थोड़ा अच्छे से लिया जाता, ठीक है। फिर हालांकि आगे अपनी सेना में प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया था, ठीक है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस भामाशाह और ताराचंद ने हेल्प की थी, आर्थिक सहायता की थी, ठीक है। अब बात आती है एक घटना, शेरपुर घटना। शेरपुर घटना होती है 1580 में। शेरपुर घटना होती है 1580 में। शेरपुर को यहीं पर स्थान है, पास में मेवाड़ में ही। अब देखिए इस समय राजकुमार था अमर सिंह, राजकुमार अमर सिंह था, और अकबर को लग रहा था यार किसी से जो ये मेवाड़ वाले कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो अकबर किसी को भी युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भेज देता था। अकबर के दरबार में था एक अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम जी अकबर के दरबार में थे। वो अब्दुल रहीम खाने खाने की जो पंक्तियां है वो इस प्रकार है, आप सब लोग जानते होंगे। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार के जो पंक्तियां हैं अब्दुल रहीम खाने खाने की है, तो ये वो थोड़ा ध्यान रखना। तो वही रहीम जी थे, इनके अकबर के दरबार में थे रहीम जी। अकबर एक दिन रहीम जी को कहते भाई यार रहीम जी आप जाके आओ, आप लड़के आओ मेवाड़ वालों से। अब रहीम जी थोड़े से इस प्रकार के बंदे नहीं थे लड़ने वाले। रहीम जी आकर शेरपुर में बैठ जाते, अपना डेरा डाल लेते हैं सेना का। और रहीम जी अपने परिवार के सहित थे यहाँ पे भाई, अपने जो भाई युद्ध के लिए आए हुए थे, अभियान के लिए आए हुए थे, अपने जो बीवियों को भी ले आते हैं। अब रहीम जी और जो मुगल जो सैनिक थे इनके साथ, रहीम जी के साथ, ये सभी शिकार के लिए चले जाते हैं एक दिन। और फिर प्रताप को लगता है यार आजकल अकबर के कोई लोग नहीं आ रहे युद्ध करने के लिए, कैसे शांति हो रखी है। तो फिर किसी ने प्रताप को बताया उधर यार भाई रहीम जी आए हुए तो है, लेकिन वो युद्ध प्रिय लोग नहीं है और वो चुपचाप बैठे हैं, जो शिकार विकार खेलते हैं, ठीक है। तो प्रताप को यार अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन भी परेशान नहीं करेंगे जब वो खुद ही युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो अब एक दिन भाई जो अमर सिंह था, जो राजकुमार था, वो थोड़ा सा जवान बंदा था, मजाक वजाक कर लेता था, किसी को भी आते जाते छेड़ देता था। अब रहीम जी एक दिन, सॉरी जो अमर सिंह था, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और रहीम जी के डेरों की तरफ घूम जाता है, गाड़ी घुमा लेता है भाई, ठीक।
रहीम जी की तरफ चल के आते हैं, अपन ही छेड़ के आ जाते हैं, बातचीत करेंगे। अमर सिंह आवाज लगाता है, रहीम जी आवाज नहीं आती है, अंदर से कोई महिला यानी महिला की आवाज आती है। तो फिर अमर सिंह कहता है भाई अंदर कौन है, उसको भेजो, मैं बात करूंगा। तो महिलाएं कहती भाई रहीम जी तो नहीं है, वो शिकार करने गए हुए हैं, तो और कोई बंदा होगा और कोई पुरुष होगा, उसको भेज दो, बाद में उससे बात कर लूंगा। तो महिलाएं कहती भाई अंदर से ही भाई कोई नहीं है यहाँ पे, सब शिकार करने जो घूमने उमने गए हुए हैं। तो अमर सिंह थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अलग था। अमर सिंह कहता है महिलाओं को चलो और कोई नहीं है तो तुम आ जाओ, मैं तो तुमको ले चलूंगा। तो अगवा कर लेता है अमर सिंह सभी जो बेगमों को, रहीम जी की सभी बेगमों को अगवा करके यानी मेवाड़ में ले आता है, खुद भाई जो किले में ले आता है। प्रताप को लगा भैया रहीम ये जो अमर सिंह आ रहा है, लेकिन साथ में कौन लेके आ रहा है। अमर सिंह से सवाल करता है प्रताप ये कौन है। अमर सिंह कहते भाई आप तो चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आया हूँ, अपने किले में रखूंगा। प्रताप पूछता है बता तो सही कौन है। ये रहीम जी की बेग में है, मैं गिरफ्तार करके ले आया हूँ। अमर सिंह कहता है, प्रताप एक दो चांटे लगाता है अमर सिंह और कहता है यार ये अलग बात है कि वो अपनी दुश्मन सेना है, सामने दुश्मन की जो सेना में आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना हुआ कि दुश्मन की जो सेना की जो महिलाओं को अगवा करके ले आए। ये कौन सी बात हुई, ये कोई इज्जत वाली बात थोड़ी ना। दो चार चांटे लगाते हैं प्रताप अमर सिंह और वापस इज्जत पूर्वक छोड़ के आते हैं। खुद प्रताप जाते हैं, पत्र लिखते हैं रहीम जी को और सॉरी वोरी मांगते हैं और कहते हैं भाई ये जो आपकी जो महिलाएं हैं मेरी बहन बेटियों के समान है, ये गलत हुआ है, जो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर रहीम जी को लगा यार बंदा हो तो ऐसा हो, सामने भाई दुश्मन की सेना की जो महिलाओं को अगर लेके गया है और इज्जत पूर्वक लौटा रहा है, इसका जो लड़का गलती से ले गया है। भाई ये होता था पहले भाई दुश्मन की सेना कोई भी अगर ले जाए है तो वो तो भाई बांट लेते थे आपस में महिलाओं को, ठीक है। लेकिन भाई जो प्रताप क्या साहसिक बंदा है, क्या इज्जत वाला बंदा है, भाई मेरी जो बेग में है, जो दुश्मन की सेना की बेग में है, उनको भी इज्जत पूर्वक लौटा रहा है। तो भाई देखिए प्रताप के जो इस प्रकार से भाई बुराई का हकदार तो बिल्कुल ही नहीं है प्रताप, ठीक है। जितनी बड़ाई या प्रशंसा कर सके उतनी ही कम है प्रताप। और भी कुछ बातें हैं जो इनको वैसे इनको नीचा बताया गया है प्रताप को, भाई हारा हुआ बताया जाता है कुछ जगह पर। जो डिप्लोमेटिक जो कैंडिडेट होते हैं वो इनको हरा यानी इनकी जो पूरी बातें हैं उनका उल्लेख सही तरीके से नहीं करते हैं। जो युद्ध हुए हैं उनको यानी कोई कोई युद्ध को तो दबा देते हैं। जो उनका जो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, भाई उनको हाईलाइट नहीं होने देते, ठीक। इस प्रकार की बातें हैं। ये बात होगी शेरपुर गठन की। अब बात होती है दिवेर का युद्ध। दिवेर का वो युद्ध होता है 1582 में, ठीक। मुगल सेनापति था इस बार सुल्तान खान। अकबर सुल्तान खान को कहता है भाई यार रहीम जी से तो खुद की बेग में नहीं संभलती, ये तो क्या संभालेगा मेवाड़ को। अब सुल्तान खान तू जाया और तू युद्ध कर गया, तो सुल्तान खान आता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का बना, ये थोड़े से कूटनीति के साथ युद्ध करता है। ये अलग अलग चौकियां बनाता है मेवाड़ में, ठीक है। एक जैसे देवल डूंगरपुर में स्थान पड़ता है, यहाँ पर एक चौकी लगाता है। एक देबारी में लगाता है जो उदयपुर में पड़ता है, एक देबारी में चौकी लगाता है, ठीक है। एक जो और चौकी लगाता है देसूरी जो पाली में पड़ता है, ठीक है। इस साइड जो एक चौकी लगाता है और एक दिवेर में चौकी लगाता है जो राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। तो दिवेर वाली जो चौकी थी ये मुख्य ठिकाना था इनकी जो सेना का या इनके डेरे का। भाई अपनी चारों चौकियों पर सेना तैनात करेंगे और चारों तरफ से प्रताप की सेना पर मेवाड़ की सेना को घेर कर मारेंगे, ठीक है। ये सुल्तान खान 4 चौकियां स्थापित करता है, देवल, देबारी, देसूरी और दिवेर। मुख्य चौकी थी इनकी दिवेर की चौकी, तो फिर युद्ध भी दिवेर के नाम से ही होता है, दिवेर का ही युद्ध कहलाता है। देखिए मुगल सेना को प्रताप ने यहाँ पर भी हरा दिया, ठीक है। प्रताप इस युद्ध को भी जीतता है और मुगल सेना को हरा देता है। देखिए ये युद्ध अगर याद ढंग से किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो अमर सिंह के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसने एक बहुत ही साहसिक तरीके से इस युद्ध को अंजाम दिया था। मुगल सेनापति था सुल्तान खान घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। तो अमर सिंह ने देखो
अमर सिंह ने सुल्तान खान को घोड़े से ही चीर दिया था। ठीक है, अपन पढ़ते हैं या फोटो भी मिल जाते हैं। अमर सिंह ने सुल्तान खान को घोड़े से ही चीर दिया था। ठीक है, एक बहुत ही साहसिक कदम है। इतना जो भयंकर हो सकता है बंदा, ये तो व्यक्ति को चीरे और उसके साथ साथ उसके जो घोड़े को भी चीर दे, इसका मतलब तो पावरफुल तो होगा अमर सिंह। ठीक, तो अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को घोड़े से ही चीर दिया था। ठीक, अब बात आती है, जो मैं भी गलती से एक फैक्ट बोल दिया था, एक बात बोल दी, ईडर और जो प्रतापगढ़ और साथ में ही बांसवाड़ा जो रियासत थी, ईडर जो गुजरात की रियासत है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी रियासतें राजस्थान की थी। तो ईडर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा रियासतों ने इस जो दिवेर वाले युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है, जो मैं पहले पेंडिंग में छोड़ा था, कि जो मैराथन और जो थर्मोपल्ली वाली जो बात में थोड़ी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो वो थोड़ी बातें आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, जो ये दिवेर का युद्ध है, जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये फैक्ट आप लिख लेना, जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? जेम्स टोड ने। देखिए, ये थोड़ा समझ लेना भाई, थोड़ा सा समझने लायक फैक्ट है। समझ में कंफ्यूजन हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। ईरान, जिसको वर्तमान में अपन देखिए, जो उस समय जो फारस बोलते थे उसको अपन ईरान बोलते हैं। ठीक है, ईरान बोलते हैं। तो ईरान में एक राजा था डेरियस। डेरियस को अपन दारा के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, डेरियस राजा था। देखिए, ये जो डेरियस था, ये 490 बीसी में, ठीक है, 490 बीसी में यूनान पर आक्रमण करता है। ठीक है, यूनान पर आक्रमण करता है 490 बीसी में। यूनान के दो शहर हैं, एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, देखिए, एथेंस वाले पढ़ने में थोड़े ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा आगे रहे थे एथेंस वाले, और स्पार्टा वाले लड़ने में आगे रहे थे। ठीक है, एथेंस पर आक्रमण करता है 490 बीसी में। यूनान को यानी अपन ग्रीस के नाम से भी पढ़ते हैं, ग्रीस का नाम से जानते हैं। ठीक है, एथेंस वाले जो यूनान पर आक्रमण करता है, मुख्य रूप से एथेंस पर आक्रमण करता है, स्पार्टा पे आक्रमण नहीं करता है। जो डेरियस 490 बीसी में यूनान के एथेंस पर आक्रमण करता है। एथेंस और ये स्पार्टा दोनों यूनान के भाग में। एथेंस वाले सहायता मांगते हैं स्पार्टा के पास। स्पार्टा को कहते हैं कि भाई आप हमारी सहायता कीजिए, डेरियस हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, एथेंस का जो एक फिसिफिलिडीज था, ठीक है, एथेंस का एक जो सैनिक था फिसिफिलिडीज, इसको कहते हैं भाई यार तू स्पार्टा वालों से सहायता की मांग का पत्र लेके जा, या सहायता के लिए बोल के स्पार्टा वालों को। अब देखिए, बारिश का मौसम था, बारिश आ रही थी। अब फिसिफिलिडीज ये बहुत ही दूर है, एथेंस और स्पार्टा की दूरी बहुत ज्यादा है। फिसिफिलिडीज बहुत ही फर्राटेदार दौड़ लगाता है और स्पीड से जाता है। ऐसा कहा जाता है फिसिफिलिडीज बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया था। इतनी स्पीड से भाग कर जाता है। उस समय भाई प्लेन वगैरह की तो व्यवस्था थी नहीं, तो पैदल ही भाग कर जाता है स्पार्टा में। ठीक है, बहुत तेज दौड़ लगाकर ये। ठीक है, हालांकि इस जो युद्ध में 490 बीसी वाले युद्ध में स्पार्टा वालों ने मना कर दिया था, भाई हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हम आपकी हेल्प के लिए नहीं आ सकते। ठीक, ये ध्यान रखना। तो एथेंस का फिसिफिलिडीज स्पार्टा के पास सहायता की मांग लेकर जाता है, लेकिन स्पार्टा वाले मना कर देते हैं। देखिए, जो एथेंस का जो सेनापति था मिल्टिडियास था। ठीक है, एथेंस का जो सेनापति था मिल्टिडियास था। हालांकि एथेंस वाले खुद के स्तर पर ही इस युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। फारस या ईरान का जो डेरियस जो राजा था, ये 490 बीसी में यूनान के एथेंस पर आक्रमण करता है। एथेंस वाले जो यूनान के एक अन्य भाग स्पार्टा वाले के पास
सहायता की मांग के लिए जाता है, एथेंस का फिसिपिडिस सहायता की मांग लेकर जाता है। हालांकि स्पार्टा वाले मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो इनका जो एथेंस का सेनापति था मिलिटिडियस था, ये जो मिलिटिडियस की जो सेना, एथेंस वाली जो सेना थी डेरियस को हरा देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए जो ये प्लेटो और सुकरात ये थे, ये एथेंस के थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु जो लोग थे ये एथेंस के थे। ठीक है, ये इस प्रकार से ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो ये मैराथन क्यों कहा गया था, जो दिवेर के युद्ध को मैराथन क्यों कहा गया था, तो ये देखिए जो मैदान मैराथन का था, जो ये युद्ध हुआ था एथेंस का और डेरियस का जो युद्ध हुआ था, ये मैदान भी मैराथन का मैदान था। और जो ये फिसिपिडिस था ये बहुत तेज दौड़ लगा कर गया था। ठीक है, स्पार्टा वालों को बुलाने के लिए। ठीक है, एक प्रकार हुसैन बोल्ट की तरह हो गया था, लेकिन इसकी लंबी दूरी थी, हुसैन बोल्ट थोड़ा भाई कम दूरी का धावक है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस मैराथन के मैदान ये जो युद्ध हुआ था, इसकी तुलना जेम्स टोड दिवेर के युद्ध की तुलना इससे करता है। ठीक है भाई, जो दिवेर का युद्ध हुआ है इसमें भी भाई जो प्रतापी सेना, भाई जो प्रतापी कम सेना सुल्तान यानी सुल्तान खान की सेना को हरा देती है। ठीक है, इसमें भी सेना इसकी छोटी थी एथेंस की, ये सहायता के लिए स्पार्टा वालों के पास जाते हैं। भाई इनकी सेना अगर बड़ी होती तो स्पार्टा वाले के पास क्यों जाते, तो इन्होंने मना भी कर दिया था। तो एथेंस की छोटी सेना ने भी डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया था। तो इस प्रकार भाई प्रताप की छोटी सेना ने भी इधर सुल्तान खान की बड़ी सेना को हरा दिया था। इसकी वजह से दिवेर के युद्ध की तुलना करता है जो है जेम्स टोड, यानी ये जो मैराथन वाले इस युद्ध से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया दिवेर के युद्ध। अब बात आती है थर्मोपोली का युद्ध। देखिए थर्मोपोली का युद्ध इसके 10 साल बाद में 480 BC में होता है। ठीक है, थर्मोपोली का युद्ध, यहीं पर ये स्थान है। थर्मोपोली पर जो ये युद्ध होता है, डेरियस दारा का एक पुत्र था जरक्सीज। ठीक है, डेरियस का पुत्र था जरक्सीज। देखिए जो ये अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो 480 BC में वापस आक्रमण करता है। ठीक है, थर्मोपोली नामक स्थान पर जो आक्रमण करता है, डेरियस के पुत्र जो जरक्सीज ने यूनान पर आक्रमण किया था। ठीक है, 480 BC में अपने पिता डेरियस की हार का बदला लेने के लिए यानी डेरियस का पुत्र जरक्सीज ये यूनान पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए जो जरक्सीज था ये एथेंस वालों पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार एथेंस की जो सहायता करता है स्पार्टा भी करता है। ठीक है, एथेंस की जो सहायता करता है स्पार्टा भी करता है। ठीक है, तो इनकी जो सेना थी ये वापस इसको हरा देती है। ठीक है, तो देखिए यूनान की जो सेना थी लगभग 10,000 की सेना थी और इनकी जो सेना थी 3,000 की सेना थी। ठीक है, जो डेरियस की सेना थी। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनान की सेना लगभग 10,000 की थी और जो स्पार्टा का सॉरी बट डेरियस की बात नहीं है, जो स्पार्टा की सेना तो 3,000 की सेना थी और जो एथेंस की लगभग 7,000 की थी, यानी टोटल ये मिलाकर 10,000 हो गई। ठीक है, इन लोगों की जो दोनों की यानी यूनान की सेना 10,000 थी, इनमें से लगभग स्पार्टा की सेना थी 3,000 और एथेंस की सेना थी लगभग 7,000, यानी इन दोनों की जो सेना मिलकर 10,000 हो गई थी। और इनका स्पार्टा का जो सेनापति था जो इस थर्मोपल्ली वाले युद्ध में लियोनिडास था। ठीक है, लियोनिडास था स्पार्टा का जो सेनापति था, जो लियोनिडास था। इसकी जो सेना थी भाई लगभग 300 की नहीं, सॉरी 3,000 की नहीं, ये 300 की सेना थी। तो 7,000 की तो सेना एथेंस वालों की, ये थोड़ा ध्यान रखना यार, ये जो सेना थी इनकी 300 की सेना थी और बाकी की सेना एथेंस वालों की थी। तो इनका 300 का जो सेनापति था, 300 सैनिकों का सेनापति लियोनिडास था। तो इन दोनों की सेना मिलाकर लगभग 10,000 की सेना थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
अब बात आती है जो थर्मोपल्ली की, स्पार्टा वाले और एथेंस वाले लड़ते हैं। ये थर्मोपल्ली का युद्ध था। ये जो थर्मोपल्ली का जो स्थान था, इस युद्ध पर जो इस स्थान पर ये युद्ध होने के कारण जो हल्दीघाटी युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, इनकी भाई जो देखिए छोटी सेना थी, इधर डेरियस की बड़ी सेना थी। ठीक है, तो इस वजह से जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, ये बात हो गई है। अब बात आती है थोड़ी और आगे बात करें तो जैसे जगन्नाथ कछवाहा ने भी आक्रमण किए थे मेवाड़ पर। हालांकि जगन्नाथ कछवाहा ने जो आक्रमण किया था वो अंतिम आक्रमण था मेवाड़ पर मुगलों की तरफ से। ठीक है, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा ने 1585 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा ने 1585 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जो ये आक्रमण किया था इसमें जगन्नाथ कछवाहा को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा को सफलता नहीं मिलती है। इसको भी प्रतापगढ़ मेवाड़ की सेना ही जीतती है इस युद्ध को, जो मेवाड़ पर आक्रमण करता 1585 में मुगलों की तरफ से करता जगन्नाथ कछवाहा। देखिए, जगन्नाथ कछवाहा हार कर वापस लौट रहा था, तो जो मांडल जो भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है, यहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये फैक्ट मैं आपको बता दिया, ये फैक्ट आप लिख लेना कि 1585 में जगन्नाथ कछवाहा मेवाड़ पर आक्रमण करता है, जो मुगलों की तरफ से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का, तो लिख लेना। अब भाई देखिए, प्रताप को गुस्सा आ रखा था। प्रताप को लग रहा था यार जो कछवाए हैं ये बार बार में मुगलों की तरफ से आक्रमण कर देते, सारे हार के भी चले जाते हैं और ये इनको कुछ हाथ भी नहीं लगता है, फिर भी अब इनका कुछ इलाज तो किया जाना चाहिए। देखिए भाई, जो ये शब्द था अभी पीछे, तो ये थोड़ा सा अलग भूल गया, सॉरी इसके लिए। अपन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा निकल गया। अब बात आती है, जो प्रताप है वो कछुआओं से बदला लेता है। ठीक है, प्रताप है जो कछुआओं से बदला लेता है, और जो आमेर के क्षेत्र में आता था उस समय मालपुरा। ठीक है, टोंक वाला जो क्षेत्र है, टोंक में जो मालपुरा वाला क्षेत्र है वो आमेर के क्षेत्र में आता था, तो ये मालपुरा पर अधिकार कर लेता है प्रताप। ठीक है, मालपुरा पर प्रताप अधिकार कर लेता है कछुआओं से बदला लेने के लिए। आमेर के क्षेत्र में आता था उस समय कछुआ वंश का शासन था आमेर पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आते हैं प्रताप के जो निर्माण कार्यों की बात करें तो देखिए, प्रताप ने जो एक मालपुरा में एक नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और एक तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रताप ने मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पर तालाब का निर्माण भी करवाया था। देखिए, प्रताप अब भाई चाउंड को अपनी नई राजधानी बनाता है। ठीक है, प्रताप अब अपनी राजधानी चाउंड को बनाता है। ठीक है, बात आती है चाउंड में और कोई क्या क्या कार्य करवाता है। चाउंड उदयपुर में, थोड़ा ध्यान रखना, चाउंड में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, चाउंड में प्रताप चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। देखिए, और एक बावड़ी का निर्माण भी करवाता है, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाता है, साथ में ही बावड़ी का निर्माण करवाता है। अब बात आती है जो कला और संस्कृति की। प्रताप ने चाउंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास करवाया था। ठीक है, लेकिन प्रताप ने
साउंड से मेवाड़ चित्रकला का विकास करवाया या विकास शुरू करवाया। इसके जो मेवाड़ चित्रकला के जो चित्रकार थे प्रताप के दरबार में नासिरुद्दीन थे। अब देखिए इस प्रकार के जो ये फैक्ट हैं इनको भी प्रताप के जो जानकारी में उल्लेख नहीं किया जाता है। इन जो ये नासिरुद्दीन है इनको भी दबाया जाता है। भाई देखिए अगर इसका उल्लेख किया जाए तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि भाई प्रताप सभी धर्मों में विश्वास करता था, ना कि ओनली हिंदू धर्म में ही विश्वास करता था। इनको साथ लेकर चलता था। इनके दरबार में जो चित्रकार था नासिरुद्दीन था, जो एक खुद मुस्लिम था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये जानकारियां हैं इनका उल्लेख नहीं करते किताबों में। ठीक है, तो इनको फिर मानना पड़े ऐसी बातों को भी। ठीक है, और जैसे अकबर उसके दरबार में रखता था मानसिंह को, इसको बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। लेकिन प्रताप के दरबार में नासिरुद्दीन थे, इनको थोड़ा कम बताया जाता है या हर जगह पर इसको जो पेश नहीं किया जाता है, हर जगह पर इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मेवाड़ चावल से मेवाड़ चित्रकला का विकास शुरू करवाता है प्रताप और उसके चित्रकार थे नासिरुद्दीन। अब बात आते हैं मेवाड़ के दरबारी विद्वानों की। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दरबारी विद्वानों की बात कर लेते हैं। भाई दरबार में विद्वान कौन कौन थे? एक सबसे पहले बात करते हैं चक्रपाणि मिश्र, उसकी पुस्तकों की बात करेंगे। ठीक है, चक्रपाणि मिश्र की जो पुस्तकें हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये नाम बता देता हूँ। एक पुस्तक है राज्याभिषेक, एक पुस्तक है मुहूर्तमाला और एक पुस्तक है विश्ववल्लभ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। जो राज्याभिषेक है ये जानकारी देती है राज तिलक की। ठीक है, राज्याभिषेक जो पुस्तक है ये राज तिलक की जानकारी देती है। जो मुहूर्तमाला है जो पुस्तक, ये जो मुहूर्तमाला है ये ज्योतिष विज्ञान की जानकारी देती है। जो विश्ववल्लभ जो पुस्तक है ये उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। ठीक है, राज्याभिषेक राज तिलक की जानकारी देती है, मुहूर्तमाला है ज्योतिष विज्ञान की जानकारी देती है, विश्ववल्लभ है उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। एक जो इनके दरबार में विद्वान था हेमरतन सूरी। ठीक है, हेमरतन सूरी, सूरी आगे वैसे अपन पहले बात कर चुके हैं। तो सूरी जैन लेखक होगा या दरबारी होगा। इसकी एक पुस्तक है गोरा बादल चौपाई। चौपाई में होता है 4 दोहे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो गोरा बादल की चौपाई लिखा था। अब देखिए गोरा बादल ये सेनापति थे रतन सिंह के। मेवाड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उस समय अपन बात कर लिए 1303 में। तो देखिए जो प्रताप हेमरतन सूरी से ये पुस्तक लिखवा था इस समय में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी की पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखना। हेमरतन सूरी भी इसके दरबार में थे, प्रताप के दरबार में थे। एक जो दरबारी थे साधुनाथ त्रिवेदी। ठीक है, जो साधुनाथ त्रिवेदी थे इन साधुनाथ त्रिवेदी को प्रताप मंडेर की जागीर देता है। ठीक है, मंडेर जागीर देता है प्रताप। ये जो जानकारी मिलती है भाई साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर प्रताप ने दी थी, तो ये जानकारी मिलती है अपने को उदयपुर अभिलेख से। 1588 का 1588 का एक उदयपुर अभिलेख मिलता है। यहाँ से अपने को जानकारी मिलती है मंडेर जागीर की, जो साधुनाथ त्रिवेदी को प्रताप के द्वारा दी जाती है। 2 और थे माला साधु और रामा साधु, जो चारण कवि थे। ठीक है, ये दोनों चारण कवि थे, माला साधु और रामा साधु। ठीक है, देखिए अब ये जो दरबारी विद्वान हो गए हैं चक्रपाणि मिश्र, ये तीनों जो पुस्तक है इनका नाम ध्यान रखना ना। चक्रपाणि मिश्र की राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ, हेमरतन सूरी की गोरा बादल की चौपाई, साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर जागीर दी थी। इसकी जानकारी उदयपुर के अभिलेख 1588 वाले से मिलती है।
और जो रामा संधू और माला संधू ये 4 कवि थे, ये दोनों भी प्रताप के दरबार में थे। ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट थे, जो ये हो गए। अब बात आती है प्रताप की मृत्यु की। देखिए प्रताप एक बार धनुष चला रहे थे, धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे थे। तो धनुष की जो प्रत्यंचा खींचते समय ऐसा कहा जाता है कि जो धनुष की प्रत्यंचा एक खुद के लग गई थी या फंसलियों में लग गई थी, या भाई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ जगह पर इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है कि वो प्रत्यंचा खींचते समय धनुष जो खींचते हैं उसी दौरान प्रताप पीछे गिर जाते हैं, सिर के बल गिर जाते हैं और फिर प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 19 जनवरी 1597 को चाउंड में धनुष खींचते समय प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिख लेना, चाउंड में मृत्यु हो गई थी प्रताप की। देखिए प्रताप की जो छतरी भी है बांडोली में। ठीक है, प्रताप की छतरी है जो बांडोली में है। आठ खंभों की छतरी है। ठीक, बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। 19 जनवरी 1597 को यानी प्रताप की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। देखिए ये एक फैक्ट और याद रख लेना, लास्ट फैक्ट है, प्रताप अंतिम समय तक, ठीक है, प्रताप मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ वापस जीत लेता है। अगर मेवाड़ में से मांडलगढ़ और अगर चित्तौड़ को छोड़ दे तो वापस धीरे धीरे मेवाड़ वापस जीत लेता है, वापस कब्जे में ले लेता है। लेकिन प्रताप यानी जो मांडलगढ़ और चित्तौड़ को वापस नहीं जीत पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रताप मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पुनः जीत लेता है। ठीक है, ये जो बात थी महाराणा प्रताप की थी। महाराणा प्रताप को भी अपन कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो और मेवाड़ के राजा हुए थे। ज़्यादा बड़े जो इतिहास नहीं है, जो सांगा और जैसे प्रताप का बड़ा इतिहास था, कुंभा का भी ज़्यादा ही बड़ा था। ठीक है, फैक्ट ज़्यादा थे। तो अपन आगे वाली क्लास में और जो शासक हुए हैं मेवाड़ के उनकी बात करेंगे। जो प्रताप से आगे प्रताप के जो बेटे हुए थे अमर सिंह, उनकी बात करेंगे, फिर आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।